गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हेल्थ डिस्कशन ऑफ 27 ऑफ मई। तो हम वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में भी लंबी हो सकती है, तो इसे आप 1.25 करके या 1.5 करके दे सकते हैं। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा जितने भी पेजेस हैं। कुछ मैंने कल टॉपिक छोड़ दिए थे, आज मैंने उन टॉपिक को दोबारा ऐड किया है, क्योंकि अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो 1 या 2 दिन में रिपीट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ एक दिन नहीं आती, 2-3-4 दिन कंटिन्यू कर पाती। तो आपको लगता है कि वीडियो आधी है, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, आधी बन जाती है, तो उसके बाद कोई बात नहीं, पर आपको कवर हो जाता है। किसी न किसी दिन वो न्यूज़ दोबारा रिपीट होती है उसी वीक के अंदर, तो हम उसे कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक बार न्यूज़ आएगी, एक बार एडिटोरियल में आएगा, तो ऐसे चलता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम के ग्रुप का, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो और हाईलाइट हिंदू न्यूज़पेपर और उसके बाद ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। पहली न्यूज़ आती है, इनएक्सेसिबल UID सिस्टम लीव आधार यूज़र इन लर्च। मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जो EPFO की स्कीम है और पैन कार्ड लिंक करना था, आधार की डेडलाइन ख़त्म हो गई है, पर कहीं ना कहीं अभी तक जो सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो लिंक नहीं हो रहा है UID, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है, पर UID जो होल्डर्स हैं, जिनको EPFO से फंड मिलता है या फिर लिंक करना था पैन कार्ड आधार को, वो नहीं हो पा रहा है। हमें पढ़ना है UIDAI के बारे में, क्योंकि UIDAI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई बिल है, आपका जो आधार का बिल है उसकी बॉडी को यही देखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से एक्ट आया था, आधार एक्ट। ये प्रोवाइड करता है यूज़ ऑफ आधार नंबर एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन और सब्जेक्टेड टू ऑथेंटिकेशन। तो आपको याद रखना है, आधार कार्ड किस यूज़ के लिए है, आइडेंटिफाई ऑफ ए पर्सन, ना कि कोई सिटीजनशिप के लिए नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है, ओनली आइडेंटिफिकेशन है आपकी कि आपका नाम ये है। ठीक है, द बिल रिप्लेस करता है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए बाद में, क्योंकि बहुत सारी बात स्टार्ट हो गई थी, तो आप उसकी ऑथेंटिफिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी सिस्टम हुआ। बिल लेके आए, क्योंकि आधार में कुछ प्रोविजंस थे, उसको चेंजेस करना था, उसके लिए बिल लेके आए, क्योंकि इंडिविजुअल के पास राइट है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है ना आपके पास। तो हमारा जो आधार है वो एक तरह से हमारा वॉलंटरी किया जाए, पहले मैंडेटरी था बहुत सारी जॉब के अंदर, तो उसको चेंज किया गया बाद में, तो ये सब किया गया। साइलेंट फीचर्स क्या है इस बिल के? तो बिल है UID का इंटीमेट करता है कि कंप्लेंट अगेंस्ट एनी एंटिटी आधार इकोसिस्टम फॉर द फेलियर ऑफ, किस चीज़ के फेलियर के, कंप्लाई विद द एक्ट ऑफ UID। मतलब कि कोई भी आधार जो एंटिटी, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड ले रहे हैं, उसको यूज़ करते हैं आधार कार्ड का, कोई भी है, तो कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है UIDAI, आपको कैसे यूज़ करना है, उसको फुलफ़िल करना है आपको। फर्निश इन्फॉर्मेशन रिक्वायर बाय UIDAI, तो सारा काम उनके अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट होता है, तो उस पर आप टेलीकॉम डिस्प्यूट जो सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात बता सकते हैं। अगर कोई एडजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं बाय द UIDAI अपॉइंट करता है, कोई वायलेशन करता है तो फाइन भी लग सकता है। तो आधार एक ऐसी चीज़ है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो फाइन वाइन उस पर लगाया जा सकता है। इस बिल के अंदर आया था। तो दोनों में बताऊंगा डिफरेंस क्या क्या है, पहले क्या था, बिल के अंदर क्या प्रोविजंस लेके आए, अब ये एक्ट बन चुका है। पहले UIDAI के बारे में बताता हूँ। एक तरह से UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनी है, ये भी आपको याद रखना है। 12 जुलाई 2016 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जुरिडिक्शन किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। आधार एक्ट 2016, तो ये वाला एक्ट था जिसके अंदर UIDAI को बनाया गया था। UIDAI क्या एक मैंडेटरी है, 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसके अंदर, ठीक है ना, टू ऑल द रेसिडेंट्स इन इंडिया, जितने भी रेसिडेंट्स हैं इंडिया के अंदर। UIDAI क्या इनिशियली क्या सेटअप करती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2009 में बात की थी सेटअप करने की, इनिशियली फॉर्म जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पर उस टाइम पे उसको नहीं मिल पाया था, मतलब सेक्रेटरी बैकिंग नहीं मिल पाई थी, यानी कि पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं हो पाया था। जो ओपोजिशन में पार्टी थी BJP, उन्होंने रोक लगा दी थी, फिर बाद में वही BJP वाले उस चीज़ को लेके आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। GST 2005-6 में मनमोहन सिंह ने बताया था कि GST लेके आनी चाहिए, पर नहीं, उस टाइम भी इन्होंने ही अपोज किया था, आज यही GST को लेके आए। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं हमारी अंदर, कि मतलब जो बिल आ रहा है उसे अपोज कर रहा है ना, उसमें कुछ अच्छी चीज़ होती है, तो सरकार चाहती है कि ये सरकार ना लेके, जब हमारी आएगी हम लेके आएंगे।
तो ये कुछ चीज़ें होती रहती हैं। डाटा सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा चोरी नहीं होना चाहिए, तो एक आधार उसके लिए स्पेशल बॉडी बनाई गई क्योंकि आपकी बायो उसमें फिंगरप्रिंट्स के सारे हैं, आपकी आइरिस है और आपकी सारी डिटेल उसके अंदर है। तो एक वजह से सेफ रखना, एक सेंटर बनाया जाए जो डाटा को रिफाइन करे, गवर्नमेंट के वो सेंटर अंडर है ताकि आपका डाटा प्रोटेक्शन रहे। क्योंकि हमारे इंडिया में कोई ऐसा लॉ भी नहीं है डाटा प्रोटेक्शन लॉ, तो कम से कम एक बॉडी होनी चाहिए कि जो सब चीज़ को सेव करके रखे। यही इशू करती है आपके सारे कार्ड। अब कुछ जो प्रोविजंस थे, तो यूज़ ऑफ आधार नंबर इज प्रूफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन सब्जेक्टेड टू ऑथेंटिफिकेशन। बाद में इसको वॉलंटरी बनाया गया। वॉलंटरी क्यों? ये प्राइवेसी, आप आधार नहीं दे, आप कुछ और देना चाहते हो डॉक्यूमेंट दो। तो पहले आधार मैंडेटरी कर देते बहुत सारी चीज़ों के लिए, बाद में गवर्नमेंट ने कुछ और लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इंडिविजुअली या कॉर्पोरेट लॉ है, उसमें बहुत परमिट लेनी पड़ती थी। फिर बाद में सेटिस्फाई हुई, उसने कुछ चेंजेस किए कि कंपनी सर्टेन स्टैंडर्ड प्राइवेसी सिक्योरिटी के रखने हैं, लॉ के रखने हैं। पहले बोल लिया कि मोबाइल कार्ड वालों ने कि हमें आधार ही लेंगे, हम कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। फिर नहीं, बाद में आप जैसे जैसे डायरेक्शन आएंगे उसके हिसाब से आपको वर्क करना होगा। रिस्ट्रिक्शन थी सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ आधार रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोड ये वो सब कोड, तो ओनली द ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट कोड भी कुछ बोल सकती थी, आधार में कुछ करना है तो ओनली द ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट, ठीक है ना। और द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इशू द डायरेक्शन डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी है, इसमें सेक्रेटरी कर दिया कि अगर किसी की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसको कम से कम सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को ओपन करेगा। जो फ़ी है, रिवेन्यू कलेक्ट होता है यूआईडी, जैसे आप चेंज कराने जाते हो, भैया हमारी ये चेंज कर दो, हमारी ये, तो उसका रिवेन्यू कहाँ जाता है? पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, अब नहीं, अब उसको हटा के यूआईडीआई अथॉरिटी के अंदर जाएगा क्योंकि उन्हें भी अपनी बॉडी चलानी है पूरी। तो ये किया गया। कोर्ट कैन बी कॉग्नाइज, मतलब कोर्ट क्या कर सकती थी, कॉग्नाइज कर सकती थी ऑफेंस ओनली इफ द यूडीआई रजिस्ट्रेशन कंप्लेन। अगर यूडीआई कोई रजिस्ट कंप्लेन करते हैं किसी आदमी के खिलाफ, इसने उल्टा किया कंपनी ने, तो उसमें कोर्ट क्या कर सकती है, उसको कॉग्निजेंस बना सकती है ऑफेंसिव्स को। अब इसमें क्या हो गया, अगर कोई इंडिविजुअल के साथ भी गलत होता है तब भी उसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड की जाएगी। पहले यूडीआई करेगी तो की जाएगी, आप यूआईडीआई के पास जाओगे, बताओगे, वो कोर्ट में बताएगी। नहीं, अब आप सीधा कोर्ट के पास जाओगे, आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ थी यूआईडीआई के बारे में। दूसरी आती है, कैन पीएम केयर फंड हेल्प कोविड ऑफर? जो बच्चे अनाथ हो गए क्या उनको हेल्प करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ठीक है, जो पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब पीएम केयर फंड क्या है, उसकी स्कीम्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेटअप करती है पीएम केयर फंड, इसका नाम है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंसी रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो केयर की स्पेलिंग क्या है? सिटीजन असिस्टेंसी रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन। ये टू डील विद द एनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी और द डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोज बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। जो भी कोविड-19 पेंडेमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी इमरजेंसी चीज़ आ रही है तो उसमें इस फंड का यूज़ किया जाता है। फंड सेटअप किसने करती है? ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द पीपल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। तो ये कोविड-19 इमरजेंसी फंड को सेटअप किया गया कि लोग पैसा देंगे सरकार को, कहाँ रखेंगे, उसके लिए स्पेशल फंड बनाया गया। अबाउट द फंड, फंड में क्या है? फंड इज़ द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आपको याद रखना, चैरिटी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। अदर मेंबर भी है इसमें से डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी इसके अंदर है। फंड इनेबल एक करता है माइक्रो डोनेशन। माइक्रो डोनेशन कुछ भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है, आप इसमें डोनेट कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ पैसे डोनेट किए थे जब स्टार्टिंग में ही आया था, आप 10 रुपये कर सकते हो, 20 रुपये कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो आपके हिसाब से। स्मॉल ऑफ द डिनोमिनेटर, कितने भी रुपीस आप कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। द फंड स्ट्रेंथिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, जो डिजास्टर आपके अंदर आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको इंक्रीज करने की, ताकि हम वो एक प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने सिटीजन को बचा पाएँ इस चक्कर में। कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर फंड, ठीक है ना, वो CSR एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आप पूछोगे CR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोलते हैं। ये मैंने अलग से एक टॉपिक नीचे, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन में भी आया था तो मैंने वो भी ऐड किया, इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये, तो मैंने ये सेपरेट टॉपिक रखा है, तो इसको नीचे बताऊँगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कौन कौन इसको देता है, ठीक है। इसमें वैसे लिखा हुआ है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट, अगर आप कोई कंपनी बनाते हो और कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड करते हो, उसमें क्या है, अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ है या टर्नओवर उसका 1000 करोड़ है या नेट प्रॉफिट उस कंपनी का 5 करोड़ है, तो आपको 2% CSR देना होगा। 2%, यानी कंपनी 500 करोड़ की, 1000 आपका टर्नओवर और पूरा प्रॉफिट पूरे साल में 5 करोड़ का है, तो आपको क्या CSR देना होगा। CSR क्या है कि पूरे चीज़ का
CSR क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको हेल्प करनी होगी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। ये कंपलसरी होता है क्योंकि इस एक्ट के अंदर लिया गया है। और आपकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो सब बड़े बड़े सब उसको मतलब जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उस चीज़ पर सबको लोग काम करते हैं, तो ये कंपलसरी है। तो ताकि वो सब चैरिटी में देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा दे देते हैं, कुछ लोग ये तो देना ही पड़ता है, कंपलसरी है ताकि डेवलपमेंट हो पाए। तो ये सारी चीज़ें और आगे बताऊंगा इसको विस्तार से। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एक ये भी फंड है इसके सिमिलर टू। तो यही तो ऑब्जेक्शन उठा था, जो सिमिलर फंड है तो आप स्पेशल फंड क्यों बना रहे हो। तो ये फंड बना था 1948 में, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था कि ठीक है ना, द पर्सन फ्रॉम द जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको रिलीफ देने के लिए, उनको घर देने के लिए, तो इसलिए फंड को बनाया गया था। फंड आर करंटली यूज टू द प्राइमरी टू द ट्रैक द नेचुरल क्लाइमेटी। ये जो फंड है अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है नेचुरल क्लाइमेटी लाइक फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक के लिए यूज़ किया जाता है। द फंड यूज हेल्प टू मेडिकल ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक वालों को भी ये फंड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कंपनी सब इसमें मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, वो तो आपको पता ही है। कॉर्पस क्या है फंड का, इट ऑल्सो इन्वेस्ट इन वेरियस फॉर्म ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक एंड अदर एजेंसी, बहुत सारे इसमें सब डोनेट करते हैं। द फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एट द सेम एज मैनेज बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसको भी मैनेज प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड PN जो NRF है वो इसमें क्या है कि नोटिफाइड फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80G। कहना क्या चाह रहा है, अगर आपने इस फंड में पैसा दिया 10 करोड़ रुपए, तो आप बताओगे ना कहाँ से आया 10 करोड़ रुपए, तो उसको आप क्या दोगे, उसमें आप ये भी भरोगे क्या नाम, इनकम टैक्स दोगे, पर नहीं, इसमें कुछ डिडक्शन दिया गया 100% डिडक्शन फॉर द टैक्सेबल इनकम। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें, बस आपको इतना मत जाओ नीचे तक, आपको याद रखो सिमिलर एक और फंड वर्क करता है, सिमिलर एक और फंड वर्क करता है, वो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो इसको आप याद रखोगे। अब ऑर्फन स्टेटस बताता हूँ इंडिया में, पूरा बताऊँगा। देखो आप ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता है ऑर्फन कि अनाथ बच्चों का क्या स्टेटस है आपके इंडिया के अंदर, तो ये मेंस का होता है। इससे पहले बॉडी पढ़ेंगे, PM केयर फंड से कौन कौन सी स्कीम है वो पढ़ेंगे और स्टेटस चेक करेंगे क्यों ऐसे बच्चे बढ़ते हैं। अबाउट PM केयर फंड क्या है, PM केयर चाइल्ड स्कीम है, वे सपोर्ट करते हैं चिल्ड्रन को हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, या तो दोनों पेरेंट्स को दिए आपने, या फिर कोई सर्वाइविंग पेरेंट्स था, जो लीगल गार्जियन था, मतलब जिस पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट रहती है, बच्चा पूरा डिपेंडेंट रहता है, ऐसा कोई इंसान आपने खो दिया हो, तो उनके लिए PM केयर फंड से एक स्कीम स्पेशली चलाई गई है ऑर्फन बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ दैट चिल्ड्रन, जो बच्चे अनाथ हुए हैं 10 लाख के कहाँ से किए जाएंगे, PM केयर फंड से उनके नाम 10 लाख रुपये किए जाएंगे। जैसे ही बच्चे 18 साल की एज तक पहुंचेंगे तो उनको पैसों को खर्चा किया जाएगा। द कॉर्पस विल बी यूज टू गिविंग द मंथली फाइनेंस सपोर्ट, उनको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी, ठीक है ना। 18 ईयर ऑफ एज नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मतलब कुछ और पैसे भी दिए जाएंगे। जैसे वो 23 साल के होंगे तो उनको कुछ लमसम अमाउंट दी जाएगी, मतलब लमसम इन द सेंस कुछ जो अमाउंट, देखो 10 लाख तो इंडिविजुअली उनके अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब अकाउंट में क्या उनकी पढ़ाई के लिए सब चीज़ खर्चा होंगे। फिर बाद में जब वो 23 साल के हो जाएंगे कुछ काम करने के लमसम अमाउंट, लमसम मतलब कितने भी दे सकेंगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, एक लमसम अमाउंट देके उनको कुछ रोजगार दिया जाएगा। और उस टाइम पे देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम कुछ हेल्प भी करेगी क्या, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी वो जब हेल्प करेंगी क्या उनकी नहीं करेंगी, वो उस टाइम पे हम देखेंगे। इसमें भी बताया गया है स्टूडेंट को इनरोलमेंट दिया जाए केंद्रीय विद्यालय में या प्राइवेट स्कूल में। स्टूडेंट्स ऑफ 11 to 18 ईयर्स को उनको इनरोल किया जाएगा सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख का। कॉर्पस 10 लाख ईच, मतलब उसके नाम पे, बच्चे के नाम पे कॉर्पस डेवलप किया जाएगा 10 लाख का। मंथली स्टाइफन दिया जाएगा 18 साल की उम्र तक उनको, ठीक है, मतलब 18 साल उम्र के बाद भी उनको दिया जाएगा। लमसम अमाउंट दी जाएगी जैसे वो 23 साल के हो जाएंगे। ये कुछ सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। प्रोविज़न क्या है कि मतलब इसके अंदर की प्रोविज़न ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैंने बताया 18 साल तक। हायर एजुकेशन भी इनको प्रोवाइड की जाएगी, ये बड़े हो जाएंगे इनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलवाए जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा PMJ के अंदर, प्रधानमंत्री जो आपकी जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड इनके बनाए जाएंगे, 5 लाख तक की कर सकते हैं। जब ये 18 साल के हो जाएंगे इनको मतलब कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा कि अपना मंथली खर्चा चला सके। तो हमारे इंडिया में चैलेंज क्या क्या है, क्यों बच्चे अनाथ होते हैं? सबसे बड़ा इंक्रीज क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, चैलेंज ओपन हो जाते हैं। पेंडेमिक से क्या क्या हुआ, इंक्रीज द चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। हाई जो इंक्रीज़ हुआ है सिचुएशन इन द जो टेम्प्रेरी ऑफन स्टेट है, मतलब वो मतलब सिचुएशन राइज हो गई है। इम्पैक्ट बढ़ गया इमोशनल स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ों में इंक्रीज़ हुई है। कोई डाटा नहीं है प्रॉपर हमारी तरफ पास,
तो लोगों के पास ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं है। फिर इनके लिए जो चैलेंजेस है प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू द ऑर्फन चिल्ड्रन, क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है हमको रिलीफ प्रोवाइड करने। तो लोग हमारे पास जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है बच्चों की केयर करते हैं वो बहुत कम है। उसके बाद कोई सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं है। एक ही है JJF, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें डिफाइन किया गया है। इसमें सब कुछ आता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उनके क्राइम जो उसने किए, क्या क्या करना है, सब कुछ आता है। कोई सेपरेट लॉ नहीं है ऑर्फन बच्चों के लिए, तो ऐसा भी है। लो अडॉप्शन है, मतलब कोई अडॉप्ट नहीं करता, बच्चा अनाथ हो जाता है तो अडॉप्ट नहीं करता, उसके लिए हमने कारा भी बनाया है जो सब चीज़ को देखता है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी भी बनाई है जो सब चीज़ को चेक करते हैं, कितने बच्चे वो मतलब अडॉप्ट हुए, कितने बच्चे लिए गए, सब कुछ चेक किए करती है। पर फिर भी लो अडॉप्शन रेट है हमारे इंडिया में। ये कुछ सारी चीज़ें इंडिया के अंदर है क्योंकि पैट्रियार्टिकल माइंडसेट है, कोई बच्चों को नहीं लेता है। CCI मतलब जो हमने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में है। कुछ सजेशन दिए गए हैं इम्प्रूव करने के। देखो जो इसमें प्रॉब्लम्स है ना, इनको उल्टा कर दो। लो अडॉप्शन रेट है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि उसके रूल्स कम करो कि लो अडॉप्शन रेट बढ़े। हमारे यहाँ क्या है, सेपरेशन लेजिस्लेशन नहीं, सेपरेट लेजिस्लेशन लेके आओ। लो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इनको बढ़ाओ, इनको ही उल्टा कर दो इम्प्रूव करने के लिए। तो यही इसमें बताया जाएगा, इनको ही इम्प्रूव करेंगे। क्या है इनको इम्प्रूव करेंगे, रिलैक्सेशन इन अडॉप्शन। देखो मैंने वही बताया ना, रिलैक्सेशन दो आप। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन करो, कर पाए। जो सेपरेट कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर बनाओ। रोल करो जो ट्रॉमा काउंसलर्स हैं जो ग्रीफ्स देते हैं उनको थोड़ा उनका रोल भी आगे लेके आओ। फिर उसको इम्प्रूव करो। जो चाइल्ड ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं डाटाबेस बनाओ। डाटा नहीं है ना आपके पास, डाटा तैयार करो। ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनको बढ़ाओ, इनेक्ट करो सेपरेट लेजिस्लेशन। देखो सारी बात वही करेंगे। ट्रैक करो, मतलब चीज़ों को ट्रैकिंग करो। एडुकेट स्टेप टू इम्प्रूव द एडॉप्शन, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर पाएँ। कैसे कर पाएंगे, आप एक तो ट्रांसपेरेंसी रखो अडॉप्ट करने में, अवेयरनेस चलाओ कि बच्चों को अडॉप्ट करोगे तो ये कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करो जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए फ्री एजुकेशन कर दो, जो बच्चों को अडॉप्ट करेगा वो अपने घर ले जाएगा पर उस बच्चे की फ्री एजुकेशन रहेगी। गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो कुछ ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी तो उससे फ़ायदा होगा। दूसरी जो आती है, एक मिनट, दूसरी जो आती है वो आती है प्राइवेसी इन्वेजन। हाई कोर्ट ने बोला है, एक एक्टर है, देखो उन एक्टर की कोई उन्होंने मतलब कुछ रिकॉर्ड किया होगा, ऑब्जेक्शनल आने लगे वीडियो पर, तो उन्होंने बोला ये वीडियो को निकाल दो, मेरे प्राइवेसी के अगेंस्ट है और मेरे पास राइट है, राइट टू फॉरगॉटन, इसको निकाला जाए, ठीक है ना। पर ये याद है, राइट टू फॉरगॉटन कहीं मेंशन नहीं है। डिफरेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोल देती है इसको हटा दिया जाए कंटेंट को। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राइट टू फॉरगॉटन अभी नहीं है। इसको प्राइवेसी के तर्ज पर देखा जाता है, राइट टू प्राइवेसी के तर्ज पर इसको देखा जाता है, क्योंकि प्राइवेसी है। अब आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट जा सकते हो, तो कोर्ट बोलेगी उसको हटाओ, इनकी प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। रिसेंटली का केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, आपके जोरावर सिंह मुडी करके यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग मतलब अमेरिकन राइट ऑफ अमेरिकन सिटीजन, मतलब कुछ हो गया होगा, नार्को ड्रग्स ने इनके कुछ कर दिया होगा, केस वेस रजिस्ट्रेट कर लिया होगा, कुछ चीज़ें की गई होंगी, तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडियन कानून जजमेंट आया, उसके बाद सब कुछ देखा गया, पोर्टल पे इनकी वीडियो कुछ हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि गलत है कि मैंने ऐसा किया नहीं, तो उसके बाद क्यों मेरी पोर्टल पे चीज़ गई। तो यही कुछ चीज़ है। तो ये राइट टू जो फॉरगॉटन है क्या, देखो हमारे लिए ऊपर का इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसलिए डालता हूँ वो चीज़ कि ताकि आपको एक समझ में आए, क्योंकि आप एक बिगिनर्स हो, मैं ये मानता हूँ बिगिनर्स हो, तो एक बिगिनर को स्टोरी समझ में आएगी, उसके बाद उसको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी, राइट टू फॉरगॉटन। इट इज़ अ राइट टू रिमूव द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। देखो प्राइवेट है तो प्राइवेसी का यही वॉलेशन होता है, फ्रॉम द इंटरनेट सर्च और द कहीं से भी आपको हटवानी है। इट एम्पावर करता है इंडिविजुअल टू आस्क द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीट देयर पर्सनल डाटा, उस चीज़ की। लाइकवाइज इट अलाउ द इंडिविजुअल टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि आपके पास राइट टू लाइफ डिग्निटी भी है, जीने का आपके पास अधिकार है। कोई आपकी गलत वीडियो डाल रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, जो आपकी पास्ट में हो, तो उस चीज़ को आपको हटवा सकते हो, तो आपको राइट टू डिग्निटी का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब इंडिया में क्या सिनेरियो है इसका, जो राइट टू फॉरगॉटन है, नॉट एक्सप्लाइट राइट ग्रांटेड इंडियन सिटीजन ऑल थ्रू द कोर्ट वेरियस जजमेंट में बोलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कहीं भी नहीं है, बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट बताता रहता है। जो केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, इसमें कोर्ट क्या बताता है, राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो इन कैपासिटी, मतलब सब में जुड़ती है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कंट्रोल। इंटरनेट के लिए भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं कर सकता, राइट टू प्राइवेसी के केस में दर्ज होगा। फिर BN श्रीकृष्णा कमेटी आई है, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात आई है 2019 में, अभी तक ये लॉ पास नहीं हुआ है।
इसमें भी डाटा प्रोटेक्शन की बात या फिर प्राइवेसी की बात की गई थी फॉरगेटन की। इसका सेक्शन 20 है, क्योंकि बिल तो ये आया ही नहीं, अभी पास ही नहीं हुआ है, तो इसका सेक्शन 20 था वो डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन पर्सनल डाटा, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। अगर किया है तो उसको हटाया जाए, तो क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए बिल अभी ये पास नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें बताया गया थोड़ा सा। अब इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है कि यूरोपियन कंट्री, मोस्टली सारी कंट्री में ऐसा बिल है कि जो आपके डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो आपका डाटा बाहर ना लिया जाए, अगर लाया जाता है तो उसको हटाया जाए, राइट टू फॉरगेट किया जाए। तो ईयू में भी है, यूरोपियन यूनियन में भी। ईयू कोड 2019 में बोल सकती जस्टिस में दिया, राइट टू फॉरगेटन अंडर यूरोपियन लॉ विल नॉट अप्लाई बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ईयू मेंबर स्टेट। तो ये भी याद रखो कि उसके बाहर वो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। EU, UK, ऑस्ट्रेलिया करंटली स्ट्रांगली मूव हैज टूवर्ड्स दिस चीज़ के लिए, राइट टू फॉरगेटन के लिए। पर आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है, इंडिया में अभी तक नहीं है, पर फेवर आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यों आना चाहिए। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया था राइट टू प्राइवेसी है, उसका वायलेशन है। दूसरा क्या है कि आप एक लाइफ, आप खुद बताओ, मेरी किसी ने वीडियो डाली 20 साल पुरानी, मैंने कोई क्राइम किया था, उसकी 2 साल की सज़ा मैंने काटी, 20 साल पुरानी बात हो गई, ठीक है। 20 साल बाद कोई वीडियो निकाल के कोई मतलब कटिंग डाल देता है और पूरे प्लेटफॉर्म पे मूव कराता है, तो मेरी राइट टू लाइफ जो मैं जीना चाहता हूँ, मतलब अब तो खुशी से जीना चाहता हूँ, गलती से कुछ भी हो गया हो, पर वो चीज़ सामने आ जाती है, तो पर्सनल लाइबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है, राइट टू लाइफ के ऊपर बात है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर वही स्टिग्माइजेशन ऑफ द सोसाइटी, टॉर्चर करना, बाइकआउट करना, हो इसने 20 साल पहले ये किया था, वो किया था, तो ये भी बात है। यही सारी कहानी आपकी जोरावर सिंह मुडे वाले केस में हुई थी कि उन्हें क्राइम बहुत पहले किया था, पर बात अब तक उनकी चल रही थी। थर्ड चीज़ क्या है कि इसमें जो विक्टिम है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब एक तरह से चीज़ देखी गई ना कि रेप किया हो या नहीं किया हो, पहले से उसकी चीज़ें डालने लगो, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं पर केस मेरे ऊपर हो गया, रेपिंग का केस हो गया, बाद में 5 साल बाद मैं केस जीत जाता हूँ, ठीक है, फिर भी लोग 5 साल पुरानी न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होती है। फोर्थ क्या होता है कि रिटन बेस्ड जो होता है हाल्फ ट्रुथ होता है, पूरी सच्चाई तो नहीं होती, सच्चाई तो बाद में पता लगती है, आप पहले से डाल देते हो, तो ये कुछ सारी है। पब्लिशर पहले से पब्लिश कर देता है कि इस आदमी ने किया, इस आदमी का रेप, अब तो बाद में वो फेक होती है, कोर्ट खुद मना कर देती है, तो वो अभी भी इंटरनेट पे है, तो मेरा अधिकार है उसको हटाया जाए, तो राइट टू फॉरगेटन ये कुछ चीज़ इसके फेवर में है। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट यही है कि मतलब कि जो आपकी 91A है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के लिए, तो वो रहनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए इंसान कैसा है। राइट टू मीडिया पर्सनल को उनके भी राइट्स है, अपने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसे छापेंगे। स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, मतलब कि जजमेंट को देखना चाहिए कि इंसान भी पता रहेगा ये कैसा आदमी है, तो ये कुछ सारी उसके चीज़ हैं फेवर में। इन्होंने सजेशन दिए हैं कि प्राइवेसी नीड है हमारे लिए, पर उसको संभाल के रखना चाहिए, लॉ आने चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन लॉ पास होने चाहिए, कोर्ट को रिस्टोर करना चाहिए, नैरो ट्रेलिंग है जजमेंट की रेदर देन द फॉरबिडन टू कंप्लीट जजमेंट। ये आप विश्वास करो, जब तक जजमेंट नहीं आता, सब चीज़ों पे बात नहीं होती है, एटलीस्ट तब तक तो रुक जाओ, उस चीज़ को छापने से, सेंसराइज करने से तब तक रुक सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा आता है डिफेमेशन के लिए। डिफेमेशन ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, गहलोत सीक 5 करोड़ डैमेजिंग द डिफेमेशन अगेंस्ट द बीजेपी एमएलए। जो गहलोत सरकार में है उन्होंने 5 करोड़ का डिफेमेशन चार्ज डाला, मानहानि का मुकदमा डाला है किसी बीजेपी एमएलए के खिलाफ। तो हम पढ़ेंगे डिफेमेशन क्या है। जो 2 तरह के होते हैं, सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। जो देखो सिविल जो होता है वो एक छोटा सा डिफेमेशन, जैसे आपने कुछ बोल दिया ठीक है, इतना कुछ नहीं। क्रिमिनल सिविल क्या होता है कि मतलब आप इंसान के बारे में मतलब जानते नहीं आप, ठीक है ना, आप जानते थोड़ा बहुत आपने बोल दिया। क्रिमिनल डिफेंस क्या होता है कि मतलब पर्टिकुलर से ज़्यादा ही चीज़ों को कर रहे हैं परेशान, उसमें मतलब एक प्रूफ है उसके पास, प्रॉपर प्रूफ है कि इन्होंने मेरा डिफेमेशन किया, प्रॉपर प्रूफ है, तो उसे क्रिमिनल कैटेगरी में रखा जाता है। सिविल में क्या होता है कि हाँ इन्होंने कहा है पर आपको नहीं पता, प्रॉपर चीज़ें नहीं है उसकी, तो उसे सिविल में रखा जाता है, हल्का सा थोड़ा सा, इसको क्रिमिनल को ज़्यादा रखा जाता है। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है फॉल अंडर सेक्शन 499 IPC इंडियन पीनल कोड। डिफेमेशन डिफाइन करता है कि कम्युनिकेशन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट डेट हार्म किसी की इंडिविजुअल की, पर्सनल को, ग्रुप को, प्रोडक्ट को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को, रिलीजन को या नेशनल को कुछ हार्म करे और डिफेमेशन का केस लग सकता है, ठीक है। वो MK राजा वाला केस था, उन्होंने वो डिफेमेशन लगाया था। इसमें सेक्शन 500 है जो डिफेमेशन की पनिशमेंट बताती है, पनिश कैसे किया जाएगा, 2 साल तक की सज़ा, फाइन और दोनों लग सकते हैं। तो ये है 499 जो है वो क्या बताता है कि जो क्रिमिनल है डिफेमेशन क्या है कि इम्प्यूटेशन ऑफ द ट्रुथ रिक्वायर द पब्लिक गुड डेट टू बी पब्लिश। मतलब आपको ट्रुथ नहीं पता, फिर आप ये झूठी पब्लिश कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर आपके पास चीज़ें हैं, पता है,
तो वो किस में जाएंगी, वो आप क्रिमिनल डिफेमेशन में जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई थी IPC 499/500 की। द कोर्ट मेंशन दैट फंडामेंटल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी रेपुटेशन कैन नॉट बी रूल्ड सोली बिकॉज अनदर पर्सन कैन हैव हिज फ्रीडम। तो मतलब ये नहीं है कि आपके पास दूसरे पर्सन फ्रीडम है ना, तो इसकी एक तरह से कनेक्टिंग है एक तरह से राइट टू लाइफ के साथ, कि आप किसी की डैमेज कर रहे हो, किसी की छवि धूमिल कर रहे हो, उसका नाम लेके उसकी चीज़ करके, पर आपको ट्रुथ ही नहीं पता उस इंसान के बारे में, उसकी छवि डिफेमेशन, मतलब उस इंसान की पूरी जो चरित्र है उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो आप, तो वो नहीं पता। तो एक तरह से राइट टू उसका एक तरह से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बनता है। अब डिफरेंस क्या है सिविल और क्रिमिनल में? इट स्पेसिफाइड डिफाइन एज द ऑफेंस अंडर 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनल है, जिस मैंने ऊपर बताया। इट नॉट डिफाइंड स्पेसिफिकली, ये डिफाइंड नहीं है स्पेसिफिकली, बेस्ड ऑन ट्रुथ लॉ। मतलब ट्रुथ लॉ क्या, रॉन्ग एक्ट किया, रेमेडीज बाय सिविल कोड, यूजली मतलब एक कंपेंसेशन छूट दिया जाता है। 1000 रुपये का लगा दो, जैसे अभी 1 रुपये का डिफेमेशन केस चार्ज लगाया था वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कुछ बोल दिया था ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, मतलब एक तरह से टॉट लॉ करके, मतलब कुछ रॉन्गफुली लगे आपको, ऐसा लगा, बोला है, ऐसा लगा आपको, तो ये सिविल में रखा जाता है इतना बड़ा नहीं। पर क्रिमिनल में प्रॉपर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर आपको पता है ये चीज़ें हुई हैं, आपके पास पूरे एविडेंस है। इसमें क्या, इट एम टू पनिश कर सकते हैं रॉन्ग डोर्स पर सेंड ए रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैंने वही तो कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जैज सोसाइटी में आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसमें भी क्या है कि एम टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू रेजिडेंट रॉन्ग डूइंग, आप गलत कर रहे हो, आपने गलत किया। डिफेमेशन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, कोई डाउट नहीं है तो पनिश क्या होगा सेक्शन 499 से। इसमें क्या है, डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, आपको लगता है ना, मैंने बोला ना इसमें लगता आ गया, लगता है इन्होंने किया होगा, इसमें नहीं, इसमें तो किया है इन्होंने, ये अंतर है। तो ये आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इसके, इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। तो ये कुछ सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सफाई कर लूँ इसमें। एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, चीज़ बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सॉरी, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मैं जो बताने वाला हूँ स्टेबल बर्निंग के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा आग लगाने से क्या होता है, वो स्टेबल बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, पूरी दिल्ली चौक हो जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो स्टेबल बर्निंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये फिर हो गया, चलो कुछ तो न्यूज़ यही है कि इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे किसानों को, सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी पंजाब गवर्नमेंट को, कि आजकल किसान वर्क कर रही है, क्यों करेगी, क्योंकि किसानों ने जो हुई है मतलब स्टेबल बर्निंग ना करे तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, उनको कुछ छूट दी जाएगी, ठीक है ना, वो मशीनरी यूज़ करें, इन चीज़ों का यूज़ करें ताकि स्टेबल बर्निंग कम किया जा सके। तो हम पढ़ेंगे स्टेबल बर्निंग है क्या। ये देखो, ये आग लगाते हैं, ये मतलब ये क्या होता है, जैसे आपने पैडी कट किया, तो पैडी कट करने का उसका मतलब क्या, स्ट्रॉ बचता है, मतलब उसका भूसा बचता है, वो लंबी लंबी होती है, पुराली बोलते हैं मेरे यहाँ, तो वो बचती हैं। तो वो क्या करते हैं, किसान जला देते हैं खेत में। उससे क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और भी चीज़ बढ़ जाती है, उससे नहीं बढ़ तो नहीं आती, मतलब हो जाती है, थोड़ा कुछ मिल जाता है। उसके बाद जो फॉसिल मतलब इन्वेजन स्पीसीज़ होती है वो भी जल जाती है, जो कुछ होते हैं कीड़े होते हैं वो जल जाते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स जल जाते हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा समझ के किसान जला देता है, ईजी होता है, सबसे बड़ी बात ईजी होता है। उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि इंस्टेंट कटिंग के बाद दूसरी फसल बोनी होती है। किसान के पास भी समस्या है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पैडी कल्टीवेशन बढ़ा, ठीक है, लार्ज अमाउंट पे चीज़ें बढ़ी, हक्स भी बढ़ा, हक्स मतलब वही पुराली जो मैंने बताया आपको, तो वो बढ़ा। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक तो मतलब कि उस टाइम की जो एकदम वीट लगानी होती है, एकदम से 2-3 दिन का समय होता है, पूरा साफ़ करके तैयार करनी होती है, खेत तैयार करना होता है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, टाइम नहीं है उनके पास। फिर लेबर नहीं है, कि ड्यू टू द लोअर माइग्रेशन, मतलब ठीक है ना, ठीक है, तो लोग कहाँ चले गए, मनरेगा में चले गए, मनरेगा में पैसे मिले तो क्यों किसी के खेत में काम करें। तो लेबर नहीं है, वो अकेला इंसान क्या करे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही सोचता है कि आग लगा दो, जल जाएगा और अपने आप बन जाएगा, कल को आगे पानी देगा और इस खेत को पूरा मैं साफ़ कर दूंगा ट्रैक्टर से। तो ये सोचते हैं। फिर लैक ऑफ क्रॉप, जो रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम है ना, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है क्रॉप का, वो लोगों को पता नहीं है इसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 प्रॉब्लम, मेजर फैक्टर, यही सारे 3 मेजर फैक्टर हैं। मेजर इफेक्ट क्या होते हैं इससे, एक तो
डिस्टॉर होता है सॉइल का न्यूट्रिशन, जो NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कहीं ना कहीं डिस्टॉर होता है, सॉइल का मॉइस्चर जाता है। दूसरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, जैसे स्मोक फॉर्मेशन होता है, हेल्थ इशू होते हैं। WHO ने दिल्ली को 6th रैंक पर रखा है 2018 की पॉपुलेशन रिपोर्ट, अब तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। तो फर्दर पॉसिबल स्टेप क्या ले सकते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो, जो ये स्टेप है मैं बताऊँगा। मनरेगा में जो चीज़ है उसको भी ऐड करो, स्टेबल को ऐड करो। जो मनरेगा के वर्कर हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेबल जो है वो कर पाएंगे, उसको कलेक्ट करना, उसको करना। कोलिब्रेट करो इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो टेक्सटाइल सीमेंट है वो इसका यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि फार्मर को बेनिफिट हो पाए इकोनॉमिकली, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज़ का यूज़ कर पाएंगे। जो टेक्सटाइल सीमेंट की है वो जो बचा हुआ पार्ट है उसका यूज़ कर पाएंगे। कुछ और चीज़ है, पेनल्टी, ये बोल रहा है कि पेनल्टी लगाओ, ठीक है। अवेयरनेस, किसानों को अवेयर, मेरे पेनल्टी छोड़ के आप अवेयरनेस चलाओ, ठीक है ना। जो रिमोट सेंसिंग एरिया है वहाँ पे इमेजिंग करो, कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। प्रोक्योर करो, खरीदो, जो बची हुई रेसिडुअल क्रॉप है उसको भी खरीद लो, क्योंकि उसमें सरकार बहुत चीज़ में यूज़ कर सकती है। सब्सिडी प्रोवाइड करो, जो क्रॉप है, रेसिडुअल डिस्पोजल मशीनरी है, जो मशीन हैप्पी सीडर वीडर आते हैं ना, जो उसको खेत में ही जोत देते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, बहुत हैवी मशीन्स होती हैं, वो कर देती हैं। फिर EPCA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है ना, वो ग्रेड एक्शन रिस्पॉन्स जो प्लान है उसको अच्छे से मूव करें। तो ये कुछ स्टेप आप ले सकते हो। तो ये स्ट्रॉ बचते, देखो ये गट्ठर बचते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेकार होते हैं। फार्मूला क्या है कि एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, देखो, बाय द स्ट्रॉ फ्रॉम द फार्मर, कलेक्ट द स्ट्रॉ, क्योंकि वो सिलिका बहुत रिच होता है। ये आपने, मैं बताऊँ ना, ये जो पॉपुलेशन ईयर में हेल्प मिलेगी आप करने से, और आप सॉइल और कोरोना वायरस को कम कर पाएंगे कहीं ना कहीं। देखो, कोरोना वायरस भी कम कर दोगे इस चीज़ से, वो कैसे करोगे बताऊँगा। क्योंकि ये जो बचता है, बचा हुआ पार्ट होता है, हाई इन रिच इन सिलिका होता है, सिलिका बहुत होता है, जो सिलिका हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग करने में कोविड-19 को। फार्मर गेट ए एक्स्ट्रा इनकम। सिलिका एंड कोविड-19 में क्या रिलेशन है, इट इज़ अमंग द मोस्ट प्रिवेंट सॉइल, मैक्रो एलिमेंट है, एक तरह से मैक्रो एलिमेंट है। प्लांट रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट स्ट्रेस में स्टेबल बर्निंग से वो कब खत्म हो जाता है सॉइल का। फिर जो आप फसल लगाओगे उसमें लैक ऑफ सिलिका होगा, सिलिका इतना नहीं होगा तो जल्दी से बीमारी आ जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। सिलिका क्या, एक सोल्यूबल सिलिका होता है सॉइल के अंदर, ठीक है ना। वो डिफिशियंसी इन द ह्यूमन आ जाती है, लोअर द इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाती है। अगर आप सिलिका आपकी बॉडी में कम जा रहा है तो कुछ अमाउंट में सिलिका भी रहना चाहिए, तो ये आपको हेल्प मिलता है। देखा गया है 40% जो फायर फील्ड्स हैं शेयर द पर्टिकुलर मैटर, ठीक है ना। नॉर्दर्न जो एरिया है आपका, जो नॉर्दर्न एयर है, मतलब कहीं ना कहीं 40% जो है वो आग की वजह से। वो क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, और भी बहुत सारी गैसेस इसमें निकलती हैं। एक फैजल का मॉडल है, एक फैजल का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, एक मॉडल अपनाते हैं। वहाँ पे पैडी स्ट्रॉ को लास्ट 50 से 500 फार्मर मिलकर खरीदते हैं, एनुअल स्ट्रॉ की प्रोसेसिंग करते हैं, सिलिका मैन्योर डेवलप करते हैं, मेड डेली, ठीक है ना, प्लांट डेली सिलिका मैन्योर प्रोडक्ट करते हैं। तो ये भी आप चीज़ें कर सकते हैं, इससे मिली जुली चीज़ें, तो ये चीज़ इसके अंदर है। अब ये स्टेबल बर्निंग होती क्या है, देखो, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है, पैडी फील्ड को क्लियर करना, ये सब करना, एकदम से बो देना, और उसके बाद, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा इस रीजन में ज़्यादा किया जाता है इसको, तो ये भी आप याद रख सकते हो। कौन से रीजन में, पंजाब हरियाणा और यूपी वाले रीजन में ज़्यादा किया जाता है, वही एयर पॉल्यूशन करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैस निकालती है, इसके अंदर से निकलती हैं। पंजाब हरियाणा इनहेंस द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, वो सारी दिल्ली के ऊपर आ जाती है। तो आपको ये भी याद रखना, इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो जलते हैं, वो पर्टिकुलर मैटर सबको कंट्रीब्यूट करते हैं। 60% ऑफ द जो पर्टिकुलर मैटर कंसनट्रेशन वो इसी वजह से होता है, ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा क्लाउड एशेस स्मोक कंटेन करते हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट स्टेबल बर्निंग में जाते हैं, ठीक है। तो बहुत दूर तक असर देखा गया है, मेडिटेरियन रीजन तक कहीं ना कहीं इनका असर देखा गया है। स्मोक जो है इंक्रीज़ करता है, स्मोक इंक्रीज़ होता है, पॉल्यूटेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होते हैं। कॉज क्या है करने के, वही रवि फार्मर ने ऊपर बताया है आपको, ठीक है ना। उसके बाद बर्निंग रेसिड्यू करने से रिस्टोर द न्यूट्रिशन सॉइल का हम बच कर सकते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर जो मनरेगा स्कीम है, ठीक है ना, कैसे, तो मनरेगा स्कीम है, लीड द स्टोरेज ऑफ लेबर है, लोगों के पास लेबर ही नहीं है क्योंकि मनरेगा में काम कर रहे हैं। फिर जो सुपर SMS अटैचमेंट या हैप्पी सीडर है, ये कहीं ना कहीं मशीन जो है ये अफोर्डेबल नहीं है, इनको अफोर्डेबल बनाया जाए। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, 4 कुछ सॉल्यूशन इसमें बताए गए, ये आप पढ़ोगे। मशीनरी डेवलप करो, ठीक है, कॉपरेट करो, इनकॉपरेटिव क्रॉपर रेसिड्यू खरीदने में, अपॉर्चुनिटी दो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। डेवलप करो राइस वैरायटी, मतलब अलग वैरायटी लास्ट में स्टॉक कम होती है उसकी, ठीक है। प्रमोट करो इंडियनाइजेशन रिसर्च एंड साइंस को। ये कुछ स्टेप हैं आप ले सकते हैं ताकि लोगों में उसकी वो बढ़ सके। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आती है सांबर लेक। सांबर लेक नीड फास्टर रिस्टोरेशन। पता है उसको क्या हो रहा है, वो घट रही है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर क्वालिटी उसकी घट रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान गवर्नमेंट को आगे आगे कंजर्वेशन करना पड़ेगा, जो वेटलैंड है सॉल्ट की उसको रोकना पड़ेगा। सिचुएशन 80 किलोमीटर जयपुर से 80 किलोमीटर, देखो ये जयपुर है आपका से 80 किलोमीटर दूर है, ये आपका जयपुर है, जयपुर से कितनी दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। जस्ट वेट अ मिनट, तो जयपुर से ये 80 किलोमीटर दूर है। देखो ये रहा जयपुर, आपको से 80 किलोमीटर है। तो ये एक 2000 बर्ड माइग्रेटिंग बर्ड्स वहाँ पे आती हैं। इंटरनेशनल हेडलाइन 2019 में कहीं ना कहीं जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं वो भी कम आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, 30% जो सांबर लेक एरिया है वो लॉस्ट कर गया। माइनिंग वाइनिंग इलीगल जो उससे पेन अप्रोचिंग, मतलब लोग आके रहने लगे हैं, आसपास गंदगी करने लगे हैं, तो उसकी इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसको बचाना है। अब ये है क्या, स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान की आइडेंटिफाई करती है न्यू टूरिस्ट पॉइंट सांबर सॉल्ट लेक। जो लेक है इज ए पार्ट ऑफ डेजर्ट सर्किट, ये पूरा डेजर्ट एरिया डेजर्ट सर्किट का पार्ट है। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसका डेजर्ट सर्किट जो है उसका कहीं पार्ट है आपका, क्या है, सांबर लेक। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2014-15 में इसको इंटीग्रेट करती है, डेवलपमेंट थीम के पास टूरिस्ट सर्किट बनाती है इसको, क्या, ताकि रिवेन्यू जनरेट हो पाए। 80 किलोमीटर फ्रॉम राजस्थान है, ये भी रखना। फीचर्स क्या है कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट इनलैंड मतलब कि अंदर समुद्र के किनारे सॉल्ट लेक होती हैं, पर इस इनलैंड है, मतलब चारों तरफ से उसके लैंड है, बीच में वो बनी हुई है। डिप्रेशन जो है अरावली रेंज के अंदर ये पड़ता है। डिप्रेशन में गड्ढा सा है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, उसके अंदर ये लेक बनी हुई है। ये सॉल्ट लेक सप्लाई करती है वर्क बाय द मुगल डायनेस्टी से, ठीक है ना, लेटर ऑन बाय जॉइंटली बाय द जयपुर एंड जोधपुर प्रिंसली स्टेट में थी ये। रामसर साइट है वेटलैंड की, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको मिलता है। रामसर कंजर्वेशन डिक्लेयर 919 में किया गया था। साइज एंड डेप्थ क्या है इसका, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द, ठीक है, सीजनल टू सीजनल घटता बढ़ता रहता है इसका एरिया, क्योंकि स्लाइन वेटलैंड है। डेप्थ जो है उसकी मतलब सीजन सीजन घटती बढ़ती रहती है। वो क्यों घटती बढ़ती, भाई बारिश होगी पानी आ गया, नहीं हुई तो कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें घटती बढ़ गई। रिवर क्या है, 6 रिवर। ऋषि कहाँ कौन कौन सी से, एक तो सामोदी लोकल रिवर है, खारी आपकी मनता, तो 6 रिवर से लेती है, नाम याद मत रखो। वेजिटेशन क्या है इसमें, आपके जीरोफाइट टाइप्स के इसमें वेजिटेशन है। जीरोफाइट, जीरोफाइट क्या होता है कि प्लांट होता है, अडॉप्ट करता है ग्रोथ अंडर द ड्राई कंडीशन, तो वो प्लांट होता है। फोना क्या है कि कौन कौन से एनिमल वहाँ पे आते हैं, मतलब फ्लेमिंगो हो गए, फिलिकन हो गए, वाटरफूल्स हो गए, कॉमनली ये पाए जाते हैं। 2019 में 22,000 माइग्रेटिंग जो बर्ड्स की वहाँ पे डेथ हुई थी। क्यों, क्यों एवियन बोटुलिज्म, ये एक तरह से उसमें एक टॉक्सिक बन गया था उसके अंदर, उसके कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से टॉक्सिक डेवलप हो गया था। तो जो फ्लेमिंगो हैं, जो माइग्रेटिंग बर्ड हैं, उनकी 22,000 की डेथ हुई थी। तो एवियन बोटुलिज्म नाम याद रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर 2020 विंटर राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर द माइग्रेटिंग बर्ड नियर द लेक। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इनके शेल्टर बनाया जाए। सॉल्ट का प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ द मतलब कि बेराइन सॉल्ट का प्रोडक्ट वहाँ पे किया जाता है। लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन द कंट्री की, ये भी याद रखो। नियर बाय प्लेस क्या है इसके, आपके शाकंबरी देवी टेम्पल है, सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारा इसका एरिया है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के प्लान भी हैं कि ताकि फ्लोरा फोना को बचाया जाए। सॉल्ट ट्रेन करके एक नाम भी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट द सॉल्ट फ्रॉम पेन टू नियर बाय रिफाइनरी भेजा जाए, ठीक है ना, तो सॉल्ट ट्रेन भी चलाई जाती है। फ्लोरा फोना हैविंग मतलब उसको बचाया जाए, सॉल्ट हार्वेस्टिंग में दिक्कत ना हो, सॉल्ट म्यूजियम, ये सब काम किए गए। इलीगल सॉल्ट जो प्रोडक्शन होता है उसको रोका जाए, जो इंक्रोचमेंट पब्लिक करती है वहाँ पे, मतलब जो लोग रहने लगते हैं उसको भी बचाया जाए। तो ये कुछ सारी न्यूज़ है। दूसरी आती है आपकी वल्चर से रिलेटेड। वल्चर, अभी वल्चर है क्या, देखो वल्चर एक ऐसी पक्षी है, जटायु भी बोलते हैं इसका, बहुत रामायण काल से, इसका लॉर्ड रामा के टाइम से है। क्योंकि जटायु ने बताया था ना कि सीता माँ को वो श्रीलंका लेके गए, रावण ने जटायु को मार दिया था, शायद ऐसी कुछ कहानी है, इतना मुझे पता नहीं है। तो जब से इसका चीज़ें चलती हैं, पर कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट स्कैवेंजर होता है, मतलब जो मरी हुई चीज़ों को खाता है, तो आपके इन्वायरमेंट को बचाता है, क्योंकि वो मरेगा फिर वो बेकार होगा, फिर वो कुछ माइक्रोब बनाएगा, तो वो क्या करता है, एक तरह से जो आपकी गंदगी है उसको कम कर देता है, उसको वल्चर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी सिचुएशन है वल्चर की, वो बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है। और ठीक है ना, तो हमको उसको इम्प्रूव करना है, अच्छे से करना है, उनको प्रोवाइड करना है। तो सारी प्रॉब्लम बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है। इन्होंने स्टेप बताए हैं, तो बैन लगाओ, जो उनकी जो डेक्लोफेनेक दवाई आती है वेटरनरी के लिए, वो देते हैं हम एनिमल को, वो मर जाते हैं, उनको हम जंगल में छोड़ डाल के आ जाते हैं, फिर आके वल्चर्स खाते हैं, तो इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके लिए वो जो डेक्नोफ्लैक है वो एक तरह से जहर का काम करती है। तो वो फिर वल्चर कंजर्वेशन बनाओ, वल्चर रेस्टोरेंट बनाओ। वल्चर रेस्टोरेंट मतलब कि उनको ऐसा फूड प्रोवाइड करो जिसमें डेक्नोफ्लैक फ्री हो,
ठीक है, अवेयरनेस बताओ लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है उनका, अगर वो खत्म हो गए तो बहुत प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी कुछ प्लान है। देखो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में, ताकि वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बढ़ पाए। वल्चर सेफ जोन बनाया गया, इसमें एटलीस्ट 1 वल्चर सेफ जोन इन ईच स्टेट फॉर द कंजर्वेशन, इनके लिए कि पॉपुलेशन की कंजर्व की जाए। रेस्क्यू सेंटर बनाए गए, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रेस्क्यू करके वहाँ लेकर 4 रेस्क्यू सेंटर है, एक पिंजौर हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी आसाम, और उसके बाद आपका हैदराबाद आपके तेलंगाना में। टॉक्सिक जो ड्रग है जैसे टेक्नोफ्लैक, मैंने आपको बताया, उसको पूरी तरह बैन लगा दिया DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, वल्चर सेंसिस भी किया हमने, ताकि हम एक डाटा हो हमारे पास और उससे हम प्रॉपर लगा पाएँ डाटा कितना है। डाटा बेस से थ्रेट ऑफ द वल्चर पता लगता है कि कितने कौन सा कितनी प्रॉब्लम में है। तो हमारी जो वल्चर है इंडिया में पाए जाते हैं 23 स्पीसीज़ हैं वल्चर की पूरी दुनिया में, इंडिया में 9 पाई जाती हैं। देखो वाइट रम्ड वल्चर हो गया, सिलेंडर हो गया, लॉन्ग बिल्ड हो गया, रेड हो गया, इजिप्शियन हो गया, हिमालयन ग्रिफिन हो गया। तो मैं आपको नीचे बताऊंगा, और भी नीचे इसमें और भी हैं ये रहे। तो मैं आपको देखो इसमें बताता हूँ क्रिटिकल एंडेंजर कौन सा है, ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर, ये याद रखना, ओरिएंटल वाइट। फिर कौन सा है आपका सिलेंडर बिल्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर ये भी है। लॉन्ग वल्चर ये भी क्रिटिकल एंडेंजर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी। इजिप्शियन एंडेंजर है, रेड भी क्रिटिकल है, और जो बच्चे हैं इंडियन गिफिन हो गया, हिमालयन हो गया, ठीक है ना, आपका सिनेरिस हो गया, ये सारे क्या है नियर थेथर्न है, लीस्ट थेथर्न है। तो इनको याद रख सकते हो। स्पेशली जो आपको याद रखना है ना, क्रिटिकल एंडेंजर वाले याद रखो। कैसे कैसे, आपका ओरिएंटल हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, लॉन्ग वाला हो गया, लॉन्ग बिल्ड वाला हो गया, और रेड हेडेड वाला हो गया। ये कौन से क्रिटिकल एंडेंजर है IUCN की लिस्ट में, ये आपको याद रखने हैं। रीज़न क्या है डेथ के, मैंने आपको बताया, वो टेक्नोफ्लैक जो दवाई नाम की है, क्योंकि ये खाते हैं, कैरकस खाते हैं, मरे जानवर को खाते हैं, तो वो उसको खाते थे दवाई को, तो दवाई की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, वेटरनरी बैन किया गया उसको 2008 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका एक सब्सिट्यूट लेके आया है, जिसमें बायो एक्यूमुलेशन द ग्रेट, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वल्चर खा लेते हैं उनके किडनी फेलियर हो जाता है वल्चर का। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन में अंतर बताना आप कमेंट में करके या ग्रुप में जाके। बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या अंतर है, अगर आपने शंकर IAS पढ़ी होगी, इसमें पहला या दूसरा चैप्टर ही है बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्नीफिकेशन का। तो टेक्नोफ्लैक डेंजर है, फेटल मतलब कि उनका हो जाता था, तो इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, पॉइजनस था इनके लिए, इनकी डेथ हो जाती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, ठीक है ना, उनको सेव करने के लिए। दूसरी स्कीम आती है ड्रोन हेल्प स्टेट, ठीक है ना, SME मतलब कि स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हमारे ड्रोन्स के रूल्स आए हैं, जो आप ड्रोन खरीदोगे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो बहुत ईजी बना दिए गए हैं। ईजी बनाएंगे से ज़्यादा ड्रोन बिकेंगे, ज़्यादा बिकेंगे, जो हमारी जो उसमें चीज़ें डेवलप कर रही हैं, जो कंपनी ड्रोन बना रही हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एक ड्रोन है। ड्रोन क्या है, अनमैन एयरक्राफ्ट है, मतलब आदमी थोड़ी उड़ाता है, रिमोट कंट्रोल आप उसको करते हो, रिमोटली पायलटेड होता है, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट है, मॉडल एयरक्राफ्ट है। तो ये कुछ चीज़ है, इससे प्रॉब्लम भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं। आपने देखा ना जम्मू कश्मीर के हमारे एयरबेस के आसपास एयरफोर्स की आर्मी जो कैंट एरिया उसमें ड्रोन घूम रहे थे, और वो कहीं ना कहीं बम लेके घूम रहे थे, कहीं ना कहीं छोड़ रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो कुछ एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जाता है ड्रोन की, ठीक है। हम इसका बहुत जगह यूज़ भी कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं ड्रोन का, देखने के टेररिस्ट अटैक तो नहीं है, कहीं इंसर्जेंसी है, ऊपर से ड्रोन लेके जाओ और देख लो, चेक कर लो कहाँ कहाँ पे बैठे हैं आपके नक्सलाइट, कहाँ कहाँ पे, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक आपकी सवा मितवा स्कीम है, मतलब उसमें यूज़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्प टू वन, जिसमें जो रेसिडेंट्स एरिया है प्रॉपर्टी कार्ड में मैपिंग करने में, आदिवासी एरिया में आप जा नहीं सकते आदिवासी एरिया में, पर ऊपर से मैपिंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे वो रह रहे हैं, तो ये मैपिंग करने में आपको ईजी मिलेगा। डिलीवरी पर्पज़ के लिए अभी इसका बहुत बड़ा यूज़ किया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तेलंगाना गवर्नमेंट में, वो ड्रोन का यूज़ करिए वैक्सीनेशन डिलीवर करने में, रिमोट एरिया में वो ड्रोन लेके चला जाएगा उस गाँव के अंदर और वैक्सीन दे देगा, वहाँ पे जो ANM स्टाफ होगा, मतलब नर्स वर्स होंगी, वो वैक्सीन रिसीव कर लेंगी। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ड्रोन का यूज़ वो छिड़काव करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, मैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल पर्पज़ तो आपको पता ही है, वो रेलवे में ट्रैक करने, मॉनिटरिंग करने में, फिर वो भी चीज़ में यूज़ करते हैं, वो फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों में भी इसका यूज़ कहीं ना कहीं देखा गया। तो R&D जो ड्रोन सेक्टर के वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करनी चाहिए, उसका बहुत सारा यूज़ है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, कहीं ना कहीं R&D बढ़ेगी हमारी, तो हम कुछ नई नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे उसके अंदर जो ड्रोन है। फिर ड्रोन जो रूल्स आए 2021, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा,
एन होगा। यानी कि आपने ड्रोन खरीदा, जैसे पर्टिकुलर फ़ोन का एक IMEI नंबर होता है ना, IMEI नंबर होता है, आपने ड्रोन खरीदा तो आपका ड्रोन अगर कहीं इलीगल एक्टिविटी में पड़ा तो केस आपके ऊपर होगा, जैसे फ़ोन में होता है। तो सब ड्रोन का नंबर होगा, एक आइडेंटिफाई होगा कि किस लोकेशन में, किस एल्टीट्यूड पे, किस इंस्टीट्यूट पे कहाँ चीज़ दिया गया है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप होगी। एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म रहेगा, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क और इसमें नो मतलब ठीक है ना, सारी चीज़ डिफाइन होगी, नो परमिशन, नो टेक ऑफ, सब चीज़ इसमें डिफाइन की जाएंगी। अनेबल फ्लाइट परमिशन डिजिटली, ठीक है ना, मैनेज किया जाएगा। अनमैन एयर जो ऑपरेशंस होंगे, देयर विल इज ए मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म द मोस्ट परमिसेबल एंड सेल्फ जनरेटेड प्लेटफॉर्म है। देखो इसमें बता भी रखा है ये रहा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन प्योरली एक्सपोर्टिंग नाउ एग्जेम्प्टिंग अंडर द सर्टिफिकेशन ऑफ UIDAI। फिर मैन्युफैक्चर इम्पोर्टर विल एबल टू जनरेट देयर ड्रोन UIE। तो UIE कहाँ से जनरेट करोगे, कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप जनरेट कर सकते हो अपने ड्रोन का, या जो कंपनी है वो खरीद सकती है। तो उसमें सारी चीज़ डिफाइन होगी, ये मिनिस्ट्री डिफाइन करेगी। जो सिंप्लीफाइड किया गया है उसकी रिक्रूटमेंट को, मतलब रिक्रूटमेंट जो ग्रांटिंग परमिशंस हैं उसको देने की, उनको सिंप्लीफाई किया गया। प्रोटोटाइप बनाया गया। प्रोटोटाइप मतलब क्या किया गया, ईजी टू गेटिंग प्रोटोटाइप, मतलब ईजी आपको चीज़ें मिल पाए, मतलब चीज़ें ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि एक तरह से पहले कितने फॉर्म भरने पड़ते थे, आपको 25 फॉर्म भरने पड़ते थे नियर अबाउट, अब आप 5 फॉर्म भरोगे और 5 फॉर्म भरने में आपका काम हो जाएगा। डिवीजन ऑफ द कंट्री जोन, तो कंट्री को येलो, ग्रीन, रेड जोन में बांटा गया। क्यों, तो ग्रीन जोन में उड़ा सकते हो, येलो में आप कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रेड जोन में बिल्कुल ही बैन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ में डिवाइड की गई। येलो जोन कहाँ है, रिड्यूस 45 to 12 किलोमीटर एयरपोर्ट के आसपास कहीं, ये वो सब। ग्रीन जोन 200 फीट तक आप उड़ा सकते हो ग्रीन जोन में। तो कुछ इसमें बताया गया, ये आपसे नहीं पूछेगा। इशूड जो एसोसिएशन होंगी, मतलब कि क्यों इशू क्या है इसके साथ, एक तो इंक्रीज करता है, ये आर्म्स अटैक हो सकता है। जैसे आपने देखा गया आजकल आतंकवादी इसका बॉर्डर से इधर आर्म्स भेजने में, ड्रग भेजने में, IED ब्लास्ट करने में यूज़ कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, चीपर कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। लार्ज पॉपुलेशन प्रोक्योर टू ड्रोन डिलीवरी, जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन मैंने आपको बताया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वे फॉरवर्ड में टाइमिंग प्रोग्राम बनाओ, बैलेंसिंग सिक्योरिटी बेनिफिट करो, डेवलपमेंट एंटी ड्रोन सिस्टम जो DRDO ने डेवलप कर दिया है, ठीक है। इंक्रीज़ करो इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में, ताकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर पाएँ, क्योंकि आने वाली ये एक तरह से टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि लाइफ बैन की जाएगी जो MLA MP कन्विक्टेड पाया गया, डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा पॉलिटिक्स को। तो कहीं ना कहीं स्टेप अब कोर्ट ने आगे आना स्टार्ट कर दिया है। क्या डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, कोर इशू क्या है, करप्शन, यूज अनअकाउंटेड फंडेड इलेक्शन और क्रिमिनलाइजेशन, ये होते हैं। देखो कोई की आदमी की, इंसान की अच्छी छवि नहीं है, वो क्या करेगा, करप्शन करेगा, क्रिमिनलाइजेशन एक्टिविटी करेगा, ज़्यादा पैसा यूज़ करेगा इलेक्शन के अंदर। तो ये कुछ सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को कर्व करने के लिए कहीं ना कहीं डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। नो बार ऑन द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, अगर उनके पास कोई बार ही नहीं, जो मेरे पास केस चल रहा है, मुझ पर रोक नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ अगर मेरे पास केस पेंडिंग है। अब पेंडिंग तो 20 साल तक लड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 साल तक आपको लड़ा जाएगा, हाई कोर्ट में 20 साल तक, सुप्रीम कोर्ट में 60 साल हो गए। ठीक है भैया, 60 साल जी लिया, 20 साल 25 साल से लड़ना स्टार्ट किया तो पूरी उम्र होगी इंसान की। तो वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन टू डील विद द इशू, कोई लेजिस्लेशन प्रोसेस नहीं है। भाई चोर को क्यों गिरफ्तार करेगा, बनाने वाले वही हैं और करने वाले वही हैं, तो क्यों गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन कमीशन नॉट गिव इनफ पावर टू डील विद द मेनेस, क्यों देगी पावर भाई हमारी, क्यों अपने कोई गिरवान को पकड़वाना चाहता है क्या, गले को कोई पकड़वाना चाहता है, तो खुद सोचो, इनके पास पावर ही नहीं है। तो सीकिंग द क्रिमिनल जो एलिमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपकी मस्कुलर और मनी पावर का यूज़ करते हैं, वोट बैंक का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। कुछ स्टेप लिए गए हैं, स्पेशली बाय सुप्रीम कोर्ट तो स्टेप लेता ही रहता है मैंडेटरी का कैंडिडेट के ऊपर कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बताओ, चाहे केसेस हो या ना हो, सबको आपको बताने पड़ेंगे। अगर आप कन्विक्टेड हो जाते, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती, तो आप अपनी सीट खो दोगे, MP MLA की सीट खो दोगे। 12 कोर्ट सेटअप की गई है स्पीडी, मतलब केस सॉल्व करने जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है MP MLA के ऊपर, कि स्पीडी सॉल्व किए जाए। तो यही इस न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्या है मैं आपको बताऊं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि CBI कोर्ट बनाई जाएंगी, सेटअप की जाएंगी 100, ठीक है ना, केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड की है कि बोला है कि जो आप सपोर्ट करो, जगह प्रदान करो, हाई कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटी प्रदान करो, ताकि CBI को डेवलप हो पाए और उससे जो भी स्पीडी केस जो उन पर CBI के केस दर्ज हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। तो ये कुछ चीज़ें। वे फॉरवर्ड में क्या क्या आपको पब्लिक एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को समझना चाहिए बेकार आदमी है। इलेक्शन नीडेड टू बी एम्पावर बेटर एंड डील विद द मेनेंस, आपको मिनिमम
मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, बेटर रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए। राइट टू रिकॉल लाना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल क्या है, मैंने इसे बना दिया, अगर ये 2 महीने बाद 1 साल बाद कुछ गलत काम कर रहा है तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वोटिंग करके हटा भी सकता हूँ सारी जनता, तो ये करना पड़ेगा। नीड टू बी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एज सजेस्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो बोलता रहता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये MPMLO के खिलाफ लाया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10 शेड्यूल में इसको ऐड किया गया, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। ये गिव अप करने को बोलता है कि अगर कोई आदमी, मैं BJP से इलेक्शन लड़ा और मैं वहाँ की पार्टी छोड़ देता हूँ तो मुझे अपनी मेंबरशिप भी छोड़नी होगी, ये बोलता है। वोट एब्सेंट, अगर BJP वाले बोलते हैं कि आप कल को बिल पास होना है, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और मैं उसमें आके मुझे वोटिंग करनी है, मैं उस बिल में से एब्सेंट रहूँ ना हो तो पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन लेगी कि आप पार्टी के खिलाफ गए, आप आए नहीं, तो वो भी एक एक्शन कहीं ना कहीं इसी में काउंट माना जाएगा कि मैं कहीं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ इसके अंदर है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड होते हैं ना मेंबर, जब प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है, वो 6 महीने बाद कोई पार्टी को ज्वाइन कर ले तो नॉमिनेटेड मेंबर, तो वो भी डिफेक्शन में आ सकते हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर करनी होगी। या फिर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, मैं किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट ही लड़ा हूँ, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो भी मैं डिफेक्शन में माना जाऊँगा। मैं बाहर से सपोर्ट कर सकता हूँ किसी पार्टी को, पर ज्वाइन नहीं कर सकता। नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने के अंदर अंदर करनी होगी। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्यसभा में ही होते हैं नॉमिनेटेड, उनको 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होगा। नहीं करना चाहते तो नहीं करो, पर 6 महीने बाद नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। एक्सेप्शन क्या है, अगर पार्टी में 10 मेंबर है, एक एग्जाम्पल, जैसे पार्टी में 90 मेंबर है, उसके 2/3 मेंबर यानी कि 60 मेंबर छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, तो वो भी क्या माना जाएगा। देखो जैसे इसमें चले गए तो वो भी क्या माना जाएगा, वो डिफेक्शन में नहीं आएगा। भाई आपके 2/3 मेंबर छोड़ गए, 2/3 मेंबर छोड़ गए, तो वो कैसे डिफेक्शन में लाए। इफ़ द कोई आदमी, जैसे मैं हूँ बीजेपी का, मुझे स्पीकर बना दिया जाता है, मैं वॉलंटरी गिव अप कर देता हूँ, उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता हूँ, तब मेरे पे केस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि स्पीकर हो, सबको इक्वली सुनूँ, तो मैं अपनी पार्टी भी छोड़ सकता हूँ या बाद में इसको रिजॉइन कर सकता हूँ। जैसे ओम बिरला जी हैं, वो छोड़ सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट डिबेट होती है, द मेंबर कैन अनेबल टू एक्सप्रेस द एक्चुअल बिलीफ, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो आप दबा रहे हो, पार्टी बोल रही है कि आपको वोट करना है, मुझे तो बिल अच्छा नहीं लग रहा, चाहे मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, मुझे वो किसान बिल अच्छे नहीं लग रहे, मैं क्यों वोट करूँ। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ चीज़ें रहती हैं। जो स्पीच है, जो लेजिस्लेटर की स्पीच होती है, वो कहीं ना कहीं दबाई जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है कि पार्टीशन, मतलब जैसे डिवीज़न कर देता है लॉ का, वो भी सपोर्ट करेगा उन सब चीज़ों को। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल सकती है कि मतलब कि फाइनलिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन हैज़ बीन, अगर पहले क्या था इसमें, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा, पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये आएगा, अगर कोई मेंबर चाहता है गलत निकाला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ को देखा गया। फिर डिसीजन इसमें और क्या, कुछ रिकमेंडेशन बताई गई हैं। लॉ कमीशन ने बताया कि पार्टी शुड बी इशू विप ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन डेंजर, फालतू में मत करो। फिर कुछ और कमीशन भी बनी है, वेंकटेश चिल्लिया कमीशन भी आई है। फिर आपकी दिनेश जो गोस्वामी कमेटी भी आई है, इसने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है कि नहीं, वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप, ठीक है, ऐसे केस को मत करो। कोई देना चाहता है तो वोटिंग आप किस डायरेक्शन में देना चाहते हो, भाई वो आपका चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो आप दे सकते हो। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी बोल रहे नहीं कर रहा है, ठीक है, पर आपकी पार्टी बोल रही करना है, तो भैया आप कॉन्स्टिट्यूंसी ने चुना है, पब्लिक ने चुना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज लेबर के ऑलरेडी है, तो उनके लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसका नाम दिया गया है आपका ई श्रम। तो बस याद रखो, जितनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है इसमें रजिस्ट्रेड, उनको किया जाएगा। कितना रह गया, चलो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा स्पीड में और जाता हूँ मैं। फिर आया है इंडिया फर्म टू बिल्ड ए ब्रिज, मतलब वहाँ पे एक डेवलप प्रोजेक्ट किया जा रहा है मालदीव्स में। माले के अंदर एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इंडिया ने अनाउंस किया है, 500 मिलियन का पैकेज भी अनाउंस किया है। इसके लिए मालदीव्स के लिए 500 मिलियन का पैकेज भी अनाउंस किया मालदीव्स के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, जो ग्रेट माले है उसमें कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी क्या, रोड, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आपके, नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, पूरी एक कनेक्टिविटी प्लान बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, माले के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। फाइनल पैकेज क्या है, जो पैकेज दिया गया है वो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट $400 बिलियन का, और ग्रांट दी गई है वो $100 मिलियन की, यानी कि एक तो $100 मिलियन रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है। 400 मिलियन का उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखो आपको सिंपल चीज़ से बताता हूँ। जैसे आप बिग बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हो,
बिग बाज़ार आपको 200 रुपये के कूपन देता है कि आपको छूट मिलेगी, तो कूपन आप लेके आ जाते हो। फिर आप कूपन को फिर दोबारा शॉपिंग करने जाते हो तो 200 बोलते हो भैया 200 रुपये कूपन है, आप छूट दे दो, वो आपको छूट दे देता है। तो उस कूपन का बिग बाज़ार में तो यूज़ कर सकते हो, किसी कहीं और तो यूज़ कर नहीं सकते ना उस कूपन का। बिग बाज़ार में जाओगे, बिग बाज़ार कूपन क्यों देता है आपको? ताकि दोबारा शॉपिंग करने आओ। तो लाइन ऑफ क्रेडिट सिंपल चीज़ है, ये आपको क्या देता है, एक लाइन ऑफ क्रेडिट सर्टिफिकेट दे देता है कि इन $400 मिलियन की आप शॉपिंग करने चाहोगे, कहीं से नहीं खरीद सकते, बस इंडिया से ही खरीद सकते हो। अगर आपको कुछ खरीदना है, रेलवे के कंटेनर्स खरीदने हैं, कोई भी चीज़ आपको खरीदना है, कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, टाटा वालों से गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, आप इंडिया के अंदर से खरीद सकते हो। अगर आप पैसा दे दूंगा, जैसे $100 मिलियन का इनको ग्रांट दे दिया, मतलब ग्रांट क्या, मतलब $100 मिलियन की ग्रांट इनको दे दी, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्टली पैसा दूंगा, $500 मिलियन दूंगा, तो आप क्या इंडिया से मत खरीदो, अमेरिका से खरीद लो, अमेरिका से किसी और देश से खरीद लो, कहीं से भी खरीद सकते हो। पर नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट में जैसे बिग बाज़ार में ही खरीदना पड़ेगा, तो लाइन ऑफ क्रेडिट उसी देश से खरीदना पड़ेगा। अब हमारा क्या फ़ायदा है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों इन्होंने दिया? हमारा क्या फ़ायदा है कि कम से कम ये कुछ सामान खरीदना आएगा, 500 मिलियन का सामान तो खरीदेगा, इंडिया से आके खरीदेगा, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा चीज़ों में। अब उसने रिक्वायरमेंट कर दी मुझे 500 गाड़ी चाहिए, ये लो $400 मिलियन जो आपने मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट दिए थे। 100 मिलियन का ग्रैंड है, ग्रैंड मतलब इनका तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना $100 मिलियन का, पर इनका इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट क्या, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल रुपीज़ देते हो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, इनका बिल्कुल मिनिमम इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट छोटी छोटी कंट्री को दिया जाता है, यानी कि हमसे जो छोटी कंट्री है। अब हम अमेरिका को लाइन ऑफ क्रेडिट थोड़ी देने जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसे दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि हमारी कंट्री में आके ही शॉपिंग कर सकते हो उन पैसों से, किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इससे हमारा फ़ायदा भी होता है और उनका फ़ायदा भी होता है। उनका क्या, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल मिनिमम रहता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है, उनको टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हमारा क्या फ़ायदा होता है, वो हमसे खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करेंगे, 500 उन्हें गाड़ी बनानी पड़ेंगे, उसके लिए लेबर चाहिए, फिर हमारा क्या बढ़ेगा, पैसा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ती हैं। तो ये है। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना है, जो मैंने आपको बताया, एयर कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी है, पूरा कनेक्टिविटी प्लान जो तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या है कि लार्ज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है मालदीव्स के अंदर वो किए जा रहे हैं। और जो एरिया है जो जोड़ना है, वो जोड़ना है आपके व्रिंगली और थिलाफुसी और आपके गुही फाहू आइलैंड, आपको गुलही फाहू आइलैंड, इन आइलैंड्स को जोड़ना है। इट विल टेक द प्रेशर, मतलब ये एक तरह से क्या है कि पूरा एक प्रेशर कॉमर्शियल और रेसिडेंस पर्पस के लिए भी इसमें चीज़ें की जाएंगी ताकि इजी उनके पास हो पाए। सिग्निफिकेंस क्या है कि रिलेशन अच्छे होंगे, हमारी बहुत सारी चीज़ों में डेवलप होगी। हमारे लिए मालदीव्स क्यों जरूरी है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स की। ऐसी जगह बैठा है 70 नॉटिकल माइल्स के आसपास हमारे अंदर आता है, और मिनी कॉय आइलैंड जो है हमारे लक्षद्वीप से उसके बहुत पास में है। इन दोनों के बीच में जो चैनल निकलता है वो 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 8 डिग्री चैनल जो निकलता है ये है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस बहुत हैं, रिलेशन बहुत अच्छी है, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है इनके साथ। जो आप देखोगे ऑपरेशन कैक्टस, ये हमने बहुत चलाया, 1988 में चलाया था मालदीव्स इंडिया ने, मतलब कुछ एक्टिविटी प्लान थे, हमने हेल्प भी की है सागर प्रोजेक्ट के अंदर, इनकी हेल्प भी की है ताकि इनको क्या प्रोवाइड किए हैं, वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीज़, दवाई भी प्रोवाइड की है। ये सारी चीज़ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा नेवल जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों में। जैसे इक्विवेलेंट जॉइंट हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, उसको याद रखना है। जियो पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवल फर्स्ट पॉलिसी के लिए शार्क के अंदर भी ये आता है। तो ये सब जो ट्रेड एंड टूरिज्म के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के, डायस्पोरा, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा भी वहाँ पे काम करता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यापार होता है ना, पूरा जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापार होता है वो इंडियन ओशन से जाता है। तो मालदीव्स का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन सब चीज़ों के लिए। तो ये बात है। दूसरी न्यूज़ आती है कि ये भैया ये हैं आपके निफ्ताली, ये नए प्रेसिडेंट हैं आपके, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के आपके, ये इजराइल के, ये जा रहे हैं यूएस वालों से मिलने। इन्होंने बोला है जो ईरान है, जो बाइडेन की मीटिंग होने वाली है, जो उसमें JCPOA डील पे बात होने वाली है, न्यूक्लियर डील पे, उसको कैंसिल करो। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, वो इनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है, वेपन बना रहा है, ठीक है ना। जो रिस्ट्रिक्शन आप 3.67 से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, पर यूरेनियम क्या कर रहा है, उसने 63 इनरिचमेंट कर दिया है। इनकी खुफिया एजेंसी ने ऐसा बताया, खुफिया एजेंसी तो है इनके, कौन सा था इनका, NSO पेगेसियस, इन्हीं इजराइल कंपनी का ही तो था। इन्होंने बताया कि उन्होंने इनरिचमेंट कर लिया 63%, तो 63% इनरिचमेंट कर लिया है इन्होंने। तो यानी कि यूरेनियम है, यूरेनियम का 3.67% तक ही यूज़
उसको इनरिचमेंट कर सकते हो। ऐसा कौन बोलता है? एक वियना कन्वेंशन है IAEA की, आगे बताऊंगा आएगी। तो इससे ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा आप इनरिचमेंट करोगे यूरेनियम का तो आप वेपन बना रहे हो, न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हो। तो उन्होंने 63% कर दिया है। जो रिस्ट्रिक्शन है 6.37 की, उससे ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। तो इन्होंने बोला है कि जो आप डीलिंग है हुई थी, जो JCPO पर डीलिंग हुई थी, उसको कैंसिल करो और इनके साथ मत करना, और सैंक्शन अपने बरकरार रखो, जो काटसा लगाए हैं वो बरकरार रखो। ऐसा किसने बोला? इजराइल के PM ने। अब मैं बताऊंगा डील है क्या। JCPO डील बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। मैं थोड़ा जिस्ट बताता हूँ ये है क्या। ईरान को ज़रूरत थी यूरेनियम की पीसफुल यूज़ के लिए। उसने बोला पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ करूँगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये सब डेवलप करना, ये सब करना, ठीक है। P5 परमानेंट 5 जो 5 मेंबर हैं आपके UNSC के, चाइना, US, UK, ये सारे जो मेंबर हैं, प्लस EU का एक मेंबर। EU का कौन? जर्मनी। ये बोलते हैं कि ठीक है आप यूरेनियम की काम करो, हम भी सप्लाई थोड़ी बहुत देंगे और हम आप पे वॉच भी करेंगे, आप उसका इनरिचमेंट तो नहीं करें, वेपन तो नहीं बता। चलो ठीक है। ये ओबामा के बीच में और इनके बीच में डील हो गई थी। ईरान के जो प्रेसिडेंट थे आई ट्रम्प साहब इस पर रोक लगा देते, हम ऐसा नहीं करेंगे, ना इन्हें देंगे ना हम कुछ करें। ये बेचारे ठीक है कुछ नहीं बोले। ट्रम्प साहब सैंक्शन और लगा देते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है। ये लग जाते हैं, लेकिन अब तो हम इनरिचमेंट करेंगे, जो यूरेनियम ऑलरेडी है उसको हम वेपन बनाएंगे, आप जो करना है कर लो। फिर अब बिडेन साहब आए, बिडेन ने बोला नहीं रुको, हम आए हैं, आप इनरिचमेंट मत करो, अच्छे से बात करो, पीसफुल चीज़ के लिए यूज़ करो। यही सारी चीज़ के अंदर है। ये अकॉर्ड है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूज़ हुआ था। 3 ईयर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इस पर क्या क्या डील करने की मतलब रोक लगा दी थी, ठीक है ना। 2018 में ये रोक लगा दी जब वो बने थे। और इसमें क्या है एक्शन प्लान में P5+1 चाइना, फ्रांस जो P5 नेशन है, और एक जर्मनी, ये सारे नेशन है, ठीक है। डील हुई थी, तेहरान एग्रीड हो गया था इस डील पे कि वो इनरिचमेंट नहीं करेगा और हैवी वाटर तैयार नहीं करेगा। कंसर्न्स क्या है, 2020 में दोबारा से इस्लामिक रिवॉल्यूशन उन्होंने कहीं ना कहीं इसका इनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक जैसे नॉर्थ कोरिया धमकी देता रहता है ना, ऐसा उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर वही सारी बात हुई, ठीक है। इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम आती है, इस पर काट सा लगा हुआ है, सैंक्शन लगा हुआ है, तो डील नहीं कर सकते हम प्रॉपर्ली तरीके से। तो वही सैंक्शन की वजह से हमारे छबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट है, हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फिर इस चक्कर में काउंटर नहीं कर पाएंगे, जो गुवागोत्रा पोर्ट में चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, हम उसे काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सारी प्रॉब्लम हमारे उनके सामने खड़ी हो रही हैं। दूसरी IAEA, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है ना। ये क्या करती है कि न्यूक्लियर का पीसफुली यूज़ करो, उसको टेक्नोलॉजी प्रोफेगरेशन के यूज़ करो, ना कि वेपन बनाने के लिए, ठीक है। ये ओरिजिन 1957 में इसका किया गया था। तो इसको एटॉमिक फॉर ए पीस, मतलब एटम का यूज़ करो पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए। फंक्शन क्या है? पीसफुल यूज़ के लिए, सेफ गार्ड के लिए और न्यूक्लियर सेफ्टी से बचाने के लिए, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन आप मत बनाओ। तो ये क्या है, एक इसकी वियना एग्रीमेंट है। वो क्या बोलता है कि आप इसको इंक्रीज़ मत करो, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो वियना एग्रीमेंट है, बोलते हैं 3% से ऊपर मत करो उसको इनरिचमेंट, पर वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वॉलेशन IAEA का भी वॉलेशन इसमें देखा जा रहा है। इसमें लास्ट जो आती है, जो सबसे छोटी न्यूज़ आती है, वो आती है आपके रिलेटेड टू आती है छागोस आइलैंड। ये कहाँ है? ये आपके नीचे के साइड आप जो देखोगे इंडियन ओशन में, कहीं छागोस आइलैंड है। डील क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। जिस बताता हूँ मैं, मेरा प्रॉपर क्या है मैप बताना, ये नहीं बताना, ठीक है। इसमें क्या है, सारा सिस्टम क्या था, अंग्रेजों के सभी गुलाम थे। छोटे छोटे आइलैंड भी आप देखोगे UK के अंदर में अभी भी कहीं ना कहीं आते हैं। आज़ाद हुए, अलग आज़ाद हुए। फिर आपका मॉरिशस भी आज़ाद हुआ कहीं ना कहीं। तो मॉरिशस के बहुत आसपास रियूनियन आइलैंड है, तो दोनों की पॉपुलेशन वहाँ पे सेम है। जैसे हमारी पॉपुलेशन श्रीलंका में सेम रहती है ये वो, पर अंग्रेजों ने 20 पे कब्जा किया हो। तो मॉरिशस बोलता था छागोस आइलैंड है वो हमारे हैं, UK बोलता था हम नहीं देंगे। केस गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, उसने भी बोल दिया नहीं ये मॉरिशस वालों का। अब UN जनरल असेंबली ने बिल पास कर दिया, नहीं ये मॉरिशस वालों का। तो UN ने भी बैन लगा दिया ब्रिटिश स्टैंप पे, और छागोस आइलैंड वापस कर दिए किसको? मॉरिशस को। तो ये सारी स्टोरीज के ऊपर है, वो आप जाके पढ़ लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे मालदीव, सॉरी यहाँ पे आपके कौन से हैं, लक्षद्वीप हैं, और मालदीव्स को बीच में डिवाइड करता है 7 डिग्री चैनल। यहाँ पे आपके अंडमान में यहाँ पे कौन से आपके अंडमान निकोबार से। उसके जस्ट नीचे जाओगे मालदीव्स आएगा, मालदीव्स के नीचे जाओगे आपके डियागो ग्रेशिया करके, ये USA का यहाँ पे बेस है, आर्मी बेस है। इसके जस्ट नीचे जाओगे आपका आएगा मॉरिशस, और यहाँ पे आएंगे रियूनियन आइलैंड, और यूनियन के साइड में आएगा, देखो यहाँ पे आ गई मॉरिशस, मॉरिशस के ऊपर छागोस, मालदीव्स, छागोस आइलैंड, देखो मालदीव, छागोस आइलैंड यहाँ पे है, फिर डियागो शिकागो है, और फिर मॉरिशस है।
तो ये कुछ सारे आइलैंड हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेचिल्स भी है, इजिप्शियन आइलैंड है, मेडागास्कर के सीधे ऊपर इजिप्शियन आइलैंड्स हैं। फिर अगालिगा आइलैंड्स भी हैं, देखो ये बीच में, मॉरिशस के इसमें बीच में। तो ये सारे आइलैंड्स हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखनी है, मालदीव्स देखो आपके लक्षद्वीप, मालदीव्स, छागोस, डिएगो ग्रेसिया, रियूनियन, मॉरिशियस, ऐसे। अब आ जाओ तो अब आप आ जाओ मालदीव्स के पास। मालदीव्स के जस्ट इधर सेचिल्स आइलैंड, ये रहा। नीचे आ जाओ डिएगो शिकागो, यहाँ पे मेडागास्कर है क्योंकि यहाँ पे आपका मॉरिशियस है। इसके जस्ट साइड में इजिप्शियन आइलैंड्स, ये जहाँ से चैनल निकलता है, मेडागास्कर भी बोल दो इसको, ठीक है ना, मोज़ाम्बिक चैनल भी बोलते हैं, यहाँ से निकलता है वो, ठीक है। तो ये सारे आइलैंड्स हैं जो मुझे बताने थे, थोड़े एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अब लास्ट में जो आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। और कंपनी का पूरा जो है नेट, उसका जो वर्थ है वो कंपनी की 500 करोड़ है, ठीक है ना, पूरी नेटवर्थ 1000 करोड़ का उसका टर्नओवर और 5 करोड़ का वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। कोई कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो कंपनी एक्ट है 2013, तो उसमें कंपलसरी है। अगर कंपनी ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसको 2% इस क्राइटेरिया का देना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ऐसे कंपनी एक्ट के क्लॉज 135 में लिखा है, ठीक है। अब इस जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्या, जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, कुछ भी हो आपका, कुछ भी हो, जैसे पीएम केयर फंड है, ये भी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें भी आप ले सकते हो। पर कुछ स्टेट ने सीएम केयर फंड भी बनाया, सीएम केयर फंड, पर उसका यूज़ नहीं किया जा रहा, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रखा गया, पर पीएम केयर फंड को रखा गया। तो ये है, जो भी कंपनियां हैं वो यूज़ कर सकती हैं। ये एक्ट रिक्वायर करता है कि आपको जो बोर्डिंग डायरेक्टर हैं वो टाइम टू टाइम में 2% जो उनकी कमाई होगी वो कहाँ यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या क्या है, ये शेड्यूल 7 एक्ट में दिया गया है, जैसे हंगर को कम करने, पॉवर्टी को, एजुकेशन को प्रमोट करने के, ह्यूमन जो इम्यून वायरस ये चल रहे हैं डिफिशियंसी साइड्रोम कम करने के लिए, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, पीएम रिलीफ फंड के लिए, जो नेशनल रिलीफ फंड 1948 में बना था, जो किसने बनाया था, आपका राजीव गांधी ने बनाया था, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। अब पीएम केयर फंड को भी इसमें ऐड कर दिया गया। कोई स्कीम है शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ श्रीनिवासन कमेटी थी, उसने कुछ हाई लेवल कमेटी थी, उसने कुछ बताया था, 2018 में चेयरमैनशिप इंजी श्रीनिवासन ने करी थी उसकी, बस याद रखो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये कमेटी थी, श्रीनिवास कमेटी थी। रिसेंट डेवलपमेंट क्या किया गया है, 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ठीक है ना, स्पेंड जो CSR में फंडिंग में जो स्पेंड वो कोविड रिलीफ में भी कर सकते हैं और पीएम केयर फंड में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ में ऐड की गई हैं। अब दो ये जो आर्टिकल आए, देखो मैं इनको बताने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि आपकी इन्हेंस करनी है, मुझे आपको ऐसा बनाना है कि आप खुद पढ़ पाएँ एक दिन जाके। ये जो बात करेगा डाटा का इंपॉर्टेंस बताएगा, कितना इंपॉर्टेंस है डाटा का आज की सोसाइटी में। मतलब कि कोई भी आपको गवर्नमेंट को स्कीम लानी हो, गवर्नमेंट को कोई भी प्लान बनाना हो, गवर्नमेंट को कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए डाटा चाहिए। मुझे एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे इस गांव का डेवलपमेंट करना है, जो उसकी माइनॉरिटीज़ हैं, जो सोशल बैकवर्ड है, उनको डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कितने इसमें माइनॉरिटीज़ के हैं, कितने इसमें सोशल बैकवर्ड लोग रहते हैं, ठीक है। क्या क्या उनकी कमी है वो भी डाटा में मेंशन होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे वो डाटा में पूरा आ जाएगा, उसके बाद मैं स्कीम इंप्लीमेंट करूँगा। चलो ठीक है, 50 के पास चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, उनको उज्ज्वला स्कीम से जोड़ूंगा। 50 के पास कनेक्शन नहीं है, उनको फिर कनेक्शन की स्कीम से जोड़ूंगा, ठीक है ना। 50 के पास सोलर कुछ नहीं है तो सोलर पीएम कुसुम से जोड़ूंगा। तो पहले डाटा चाहिए, उसके बाद मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। तो यही बोलेंगे डाटा पॉलिटिक्स जो है कि मतलब बढ़नी चाहिए, रैपिड टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए चीज़ों में, डाटा उसके लिए चाहिए। डाटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तमिलनाडु एजुकेशन एक डाटा निकाला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बाद में इन्होंने एक एग्जाम्पल को इसमें समझाया। अब ये आपको पढ़ना है जो मैंने आपको जिस बताया। डिसेंट्रलाइज करो चीज़ों को, स्टेट गवर्नमेंट को क्वालिटी डाटा बनाने की परमिशन दो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करोगे लोकल लेवल को पता रहता है ना। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को डिवाइड करो, नीचे तक पहुँचाओ, रूरल एरिया तक जानी चाहिए। तो आपके गाँव के प्रधान को पता है क्या क्या कमी है। ये नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 आदमी है, उन्होंने सर्वे किया और चले गए, नहीं, आप लोकल एरिया का आदमी को बोलो वो डाटा प्रोवाइड करे और ऐसे चीज़ों को डेवलप करो। ये आप भाई पढ़ लेना, हम तो फेडअप हो गए हैं, अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। आपको सब पता ही है, इंडिया ने ये डेवलपमेंट किया अफगानिस्तान में, कई बार बता चुका हूँ। जहाराम से डेलाराम हाईवे बना रहा था, जो पोर्ट
आपको करने छाबाड़ से कनेक्ट करना था, ईरान से भी रोड बना रहा था, फिर एक सर्किट डेवलप करा था पूरा रोड का, मज़र शरीफ तक वो जा रहा था, फिर ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी, काबुल की पार्लियामेंट बनाई थी, सालेम डैम बनाया था हीरत में। तो ये सारे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं किए थे और भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किए। तो बाद में क्या बोलते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया कि एक्शन अंडर द UN अम्ब्रेला में क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। सीधा बोल रहे हैं बात करो तालिबान से बैठ के। तो वही सारी बात इसमें घुसा दी गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतने ही हमारी न्यूज़ थे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो लंबी है मैं मान सकता हूँ, पर क्वालिटी वीडियो दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।